आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहाँ पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहां की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहां की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आप सबका ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी देश की अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 1 लाख से अधिक हमारे पास राजस्व गांव हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं। इन सभी को अगर ध्यान में रखेंगे तो देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला कोई राज्य है जिसकी आज भी 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहां की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर उन 100 आकांक्षात्मक जनपदों को चयन करके जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों की सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 सीएम फेलोज को आज हम वहां पर तैनाती दे रहे हैं। देश के अंदर जो 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं? उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 8 जनपदों को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की बात सामने आई थी, नीति आयोग की टीम यहां आई थी, मेरे साथ बैठी थी। प्रारंभ में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये सब, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ तो कार्य प्रारंभ होने के बाद अब आश्चर्य करेंगे कि हमने कुछ चीजें तय की। मैं अपने उस समय मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बैठा, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठा और हमने कहा सबसे पहली शर्त तो होनी चाहिए कि वहां पे पूरा मैन पावर हो, वहां पे अधिकारियों की कमी न हो,
शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि विभाग में, जल संसाधन विभाग में, स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ कार्यक्रम हम चलाएं। अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे वित्तीय समावेशन के लिए बैंकर्स के साथ हमारी बैठकें होती थी, नियमित बैठकें होती थी, मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता था। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि जब इसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, यद्यपि हमने वहां पे कोई सीएम फेलो नहीं तैनात किया था, कम जनपद थे, 8 ही जनपद यूपी के थे, लेकिन हमारी टीम ने, प्रशासनिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और उसका परिणाम क्या आया कि देश के अंदर जिन 10 जनपदों ने सबसे अच्छा काम किया, उन 10 जनपदों में से पहले 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद थे। 100 सीएम फेलो चयनित हुए हैं। विगत कुछ दिनों से इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर ग्रामीण संस्थान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद आज उन्हें टैबलेट वितरण का कार्यक्रम के साथ ही उसके लिए नियुक्ति के लिए अधिकृत भी किया जा रहा है कि वे लोग इसके बाद जाएंगे, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करेंगे, अपनी ब्लॉक की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए वहां कार्य करेंगे। जिले के अंदर सीडीओ, क्योंकि केवल 34 जनपदों में ये 100 विकासखंड आए हैं, वहां के सीडीओ को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीडीओ और उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें काम करना है और उस कार्य के परिणाम को प्रतिदिन अपलोड करते हुए नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से करना। डैशबोर्ड का हम प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोग्रेस है और उस प्रोग्रेस के आधार पर फिर रैंकिंग होगी, कौन किस विकास खंड की क्या रैंकिंग है, उसमें क्या सुधार हुआ है, और फिर नीति आयोग की तर्ज पर उन्हें इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी हम उन विकास खंडों को अतिरिक्त भी देंगे कि उन्होंने ये काम किया, उसके लिए हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें एक सहयोग करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है, जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं है तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें, नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है, बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करता था। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। यही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना। सीएम फेलोज आज शोधार्थी के रूप में उन विकास खंडों में तैनात हो रहे हैं। उनसे मेरा आग्रह होगा कि वहां पर जाकर के उनको कुछ कार्य करने होंगे और अपना, देखिए हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते, और जब हमारे पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हमारी कायदे से नहीं होती है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी।
ममता राहुल मोदी बोले, लिखें जितेंद्र जी।